हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो है आपका आरआरबी टेक्नीशियन का 20 दिसंबर के ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि कल जो है आपके 20 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बजट 2024 ने बेहतर भविष्य के उद्देश्य से कितने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जो ये आपका निर्धारित जो वो किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बजट 2024 ने बेहतर भविष्य के उद्देश्य से टोटल आपके 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जो है ये आपका निर्धारित जो वो किया गया है। तो 9 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ग्लैंड स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन, यानी कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि को जो ये आपका उत्तेजित जो है वो करता है। तो देखिए, ये जो आपका हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होता है ना, ये वृद्धि हार्मोन को जारी करने के लिए जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को जो ये आपका उत्तेजित जो है वो करता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द मेटल्स दैट कैन बी फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर इज आर, यानी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गोल्ड यानी सोना, प्लेटिनम, इसके अलावा कॉपर यानी तांबा, इसके अलावा सिल्वर यानी चांदी जो है ये सबसे कम जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यानी सबसे कम जो ये आपका क्रियाशील धातु होते हैं। इसलिए जो ये आपके है ना फ्री स्टेट में जो है ये आपके मुक्त अवस्था में जो वो पाए जाते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में शायद आपका गोल्ड दिया गया था, तो गोल्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सभी जीवों में खंडन जो ये सामान्य होते हैं। ऑप्शन में आपका दिया गया था कि सभी एक कोशिकीय जीवों में होते हैं, सभी बहुकोशिकीय जीवों में होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीवों में होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सभी जीवों में जो खंडन सामान्य होते हैं ना, ये कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होते हैं। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बाई विच मटेरियल कैन एसिड एंड अल्कली बी डिटेक्टेड बाई स्मेल, यानी गंध द्वारा किस पदार्थ से अम्ल और क्षार का जो पता है ना वो लगाया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी घ्राण सूचकों का उपयोग करके जो है ये आपका गंध द्वारा अम्ल और क्षार का पता जो है वो लगाया जा सकता है। और देखिए, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आपके कौन कौन से मटेरियल आ जाते हैं। तो इसमें आपका ओनियन यानी प्याज आ जाता है, इसके अलावा क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल आ जाता है, इसके अलावा वैनिला एक्सट्रैक्ट यानी वैनिला अर्क जो है ये आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अंतर्गत जो वो आ जाते हैं। तो इसमें जो आपका मटेरियल का नाम पूछा गया था यानी पदार्थ का नाम पूछा गया था आपसे, तो ऑप्शन में जो आपका वैनिला अर्क जो वो दिया गया था, तो वैनिला अर्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू, यानी साबुन के अणु में जो आपके जलरागी सिरा होती है ना, ये किसकी ओर जो ये आकर्षित होता है। तो देखिए, साबुन के अणु में जो आपका जलरागी सिरा होता है ना, ये आपके जल की ओर यानी पानी की ओर जो ये आपका आकर्षित होता है। तो पानी की ओर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साबुन के अणु में जो है आपके 2 सिरे होते हैं, और वो 2 सिरे कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपका जलरागी होता है और दूसरा जो होता है ना ये आपका जल विरागी होता है। तो देखिए, अगर जलरागी सिरे की बात कर ले तो ये जो आपका पानी में घुलता है और इसे आपका हाइड्रोफिलिक सिरा जो वो कहा जाता है, और इसे आमतौर पर जो है कार्बोक्सिलेट जैसे आयनिक भाग जो वो होते हैं। वहीं अगर जल विरागी सिरे की बात कर ले तो देखिए, जल विरागी सिरा जो होता है ना ये आपका पानी से डरता है, और इसे जो आपका हाइड्रोफोबिक सिरा जो वो कहा जाता है। और ये जो आमतौर पर है ना ये कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की जो है एक श्रृंखला होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब साबुन को जो है
पानी में घोला जाता है ना, तो ये आपका क्या बना लेता है, तो ये जो आपका मिसेल जो वो बना लेता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस द प्योर मेटल इज डिपोजिटेड ऑन, यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में शुद्ध धातु किस पर जो ये आपका जमा जो है वो होता है। तो देखिए विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो आपके अशुद्ध धातु होते हैं ना, ये आपके एनोड पर जो वो रखा जाता है, और जो आपके शुद्ध धातु की जो पट्टी होती है ना, इसे आपका कैथोड रे पर जो वो आपका रखा जाता है। तो यहाँ पर शुद्ध धातु की पट्टी के बारे में पूछा गया था, इसलिए कैथोड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वही अगर आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि अशुद्ध धातु को जो ये किस पर रखा जाता है, तो ये आपका एनोड पर रखा जाता है। इसके अलावा अगर कैथोड की बात कर ले तो कैथोड में आपका किस प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है, तो ये आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, यानी आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। वहीं अगर एनोड के बारे में पूछा जाए तो देखिए एनोड पे जो है ये आपका धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, यानी पॉजिटिव जो है ये आपका इलेक्ट्रोड होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिड्स प्रिंसिपल इफ द प्रेशर ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट एन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि पानी का दबाव किसी वस्तु के दबाव से अधिक है तो वस्तु जो वो क्या होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि पानी का दबाव किसी वस्तु के दबाव से अधिक होता है ना, तो वस्तु जो होता है ना ये आपका फ्लोट करने लगता है, यानी वस्तु ऊपर उठेगा और फिर जो ये आपका तैरने लगेगा। तो तैरने लगेगा ऑप्शन आपका में दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस कारण से तैरता है, तो ये आपका बियॉन्ड फोर्स के कारण जो ये आपका तैरता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों जो है ये कमेंट्स करके बोलते कि सर आप हिंदी में ही समझाया कीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, और कुछ बच्चे बोलते कि सर आप इंग्लिश में समझाया कीजिए। तो देखिए मैं आपको बाइलिंगुअल लाता हूं, आप देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन लेकर आया हूं और हिंदी में भी आपको क्वेश्चन जो वो डिफाइन करता हूं। इसके बाद आपको इंग्लिश में भी आपको समझा दे रहा हूं और हिंदी में भी समझा दे रहा हूं। तो प्लीज आप कमेंट करके ये मत बोलिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझा देता हूं। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से जो वो समझा दूंगा, क्योंकि मेरे चैनल पे इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट भी हैं और हिंदी वाले स्टूडेंट हैं। तो मैं दोनों के मद्देनजर रखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है ये वीडियो जो है वो बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग कितने मिलियन लोग जो है ना ये आपके अत्यधिक गरीबी में जो वो रहते हैं। तो देखिए विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग आपके 700 मिलियन लोग जो है ना ये अत्यधिक गरीबी में जो वो रहते हैं, जो कि विश्व जनसंख्या का लगभग 8.5% है। तो 700 मिलियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ब्रिटिश काउंसिल और तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में किस समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर जो वो किया गया है। और देखिए मैं आपको ये भी क्लियरली बता दूं कि आपके जो 10 प्रश्न आ रहे हैं ना जीके से, वो आपके करंट अफेयर से ही आ रहे हैं। तो आप हिस्ट्री पॉलिटिक्स ये सब वगैरह भी मत पढ़िए, आपके जो 10 प्रश्न आ रहे हैं ना वो आपके करंट अफेयर से जो वो देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स था कि सर 10 को जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपका पॉलिटिक्स से नहीं आ रहा है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि 10 जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके बिल्कुल करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो 5 महीने के करंट अफेयर जो वो जरूर देख लीजिएगा, या फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि सर आप करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आपको वीडियो भी जो वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए ब्रिटिश काउंसिल और तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में जो है आपके सांस्कृतिक उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए, यानी उन्हें उनके आर्थिक नवाचार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देने तथा युवा कलाकारों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इस समझौते ज्ञापन पर जो वो हस्ताक्षर जो वो किया गया है। तो सांस्कृतिक उद्योगों को सशक्त बनाने आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है निलंबन का उदाहरण है। तो ऑप्शन में जो आपका जल में चौक पाउडर का मिश्रण जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका जल में चौक पाउडर का जो मिश्रण है ना ये आपका निलंबन का उदाहरण है, यानी सस्पेंशन का उदाहरण है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर निलंबन की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका निलंबन यानी जो सस्पेंशन होता है ना, एक आपका विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और इसमें विलेय के जो कण होते हैं ना वो घुलते नहीं है, बल्कि पूरे माध्यम में जो है ये आपका निलंबित रहता है। इसके अलावा सस्पेंशन यानी निलंबन के अगर कुछ और अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसमें आपका गंदला पानी आ जाता है, बुरादा जल का मिश्रण आ जाता है, आटे और पानी का मिश्रण आ जाता है, धूल के कणों और हवा का मिश्रण आ जाता है। इसके अलावा कोहरा, मैग्नीशियम, दूध, ये सभी जो होते हैं ना ये आपके निलंबन के उदाहरण है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच टिश्यू इन प्लांट्स प्रोवाइड देम फ्लेक्सिबिलिटी, पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जो वो जिम्मेदार होता है। तो देखिए पौधे में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो है ये आपका कॉलेनकाइमा टिश्यू जो वो जिम्मेदार होता है। तो कॉलेनकाइमा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के द्वारा जो है किसके उत्पादन को स्थिर करने के लिए जो है एक समझौता जो वो तैयार किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1987 में UNEP जिसका फुल फॉर्म आपका होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इनके द्वारा जो है ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को रोकने के लिए जो है एक समझौता जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया गया था, तो CFC आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका मैथ से आया था कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 20, 30, 40 इज, यानी चौथा जो संख्या जो आपका दिया गया था 20, 30, 40 का चतुर्थ जो समानुपाती है ना ये क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ समानुपाती निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, एक आपका A/B/C/D, या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो A/B=C/D होता है। तो जो आपका D है ना, जिसमें हम ABC को जो है चतुर्थ समानुपातिक जो वो कहते हैं, तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए चौथा अनुपात निकालने का जो तरीका होता है ना, मान लीजिए आपका यहाँ पर संख्या दिया गया 20, 30 और 40, और चौथा अनुपात को जो हम लोग x मान लेते हैं क्योंकि चौथा अनुपात ही हमें निकालना है, तो 20/30 इस फॉर्मूले पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, 20/30, इसके बाद आपका यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, तो 40/x हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा 20 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा इक्वल टू 40/x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो x हम लोग को निकालना, फाइंड करना, तो x इक्वल टू क्या आएगा, तो इधर जब 20, 30 को इधर ले जाएंगे तो हमारे क्या होगा, तो 40 × 30 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 30 नीचे तो उधर जाएगा तो क्या होगा, तो ऊपर चला जाएगा, और ये 20 जो आपका नीचे चला जाएगा, तो 40 × 30 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो x जो हमारा निकल कर आएगा वो हमारा 60 निकल कर आ जाएगा। तो हमारा जो चौथा अनुपात होगा वो हमारा 60 होगा। तो 60 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि फूड चेन यानी आहार श्रृंखला में जो है निम्न में से कौन से कथन जो आपके सही दिए गए हैं, जहां पर 3 कथन जो है बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था। पहला जो कथन आपका दिया गया था ना कि प्रथम पोषी स्तर जो होते हैं ना, ये आपके जो आपके शाकाहारी जो होते हैं ना, ये आपका प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सीड्स जो मांसाहारी होते हैं ना, ये भी आपके प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका ये दिया गया था। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया था कि जो छोटे मांसाहारी होते हैं ना, ये आपके द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए अगर फूड चेन की बात कर ले यानी आहार श्रृंखला में जो है आपके कई स्तर होते हैं, और हर स्तर पर जो है भोजन यानी ऊर्जा का स्थानांतरण जो वो होता है, और इन स्तरों को जो है ये आपका पोषी स्तर जो वो कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर की बात कर ले तो ये आपके उत्पादक या स्वपोषी होते हैं, और ये जो आपके सौर ऊर्जा को स्थिर करके उसे उपभोक्ताओं के लिए जो ये आपके उपलब्ध जो वो कराते हैं। इसके अलावा अगर द्वितीय पोषी स्तर की बात कर ले तो देखिए शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये आपके द्वितीय पोषी स्तर पर आते हैं, और ये जो आपके है ना ये वनस्पतियों को खाकर जो है ये आपके ऊर्जा जो वो प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगर तृतीय पोषी स्तर की बात कर ले तो देखिए जो लघु मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता होते हैं ना, द्वितीय उपभोक्ता कहने का मतलब कि आपका जो है कौन ये जो द्वितीय उपभोक्ता आते हैं ना और लघु मांसाहारी, ये जो आपके तृतीय पोषक स्तर के अंतर्गत जो वो आ जाते हैं। वही शीर्ष मांसाहारी की बात कर ले तो देखिए शीर्ष मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता जो है ये आपके चतुर्थ पोषी स्तर पर जो वो आ जाते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको डिफाइन भी कर दिया हूं। तो इन ऑप्शन को अगर देखा जाए तो ये तो ऑप्शन आपका जो है तीनों ही आपके गलत दिए गए हैं, क्योंकि जो आपके प्रथम पोषी स्तर में आपका कौन आ जाता है, तो ये आपके उत्पादक या स्वपोषी आ जाते हैं, ना कि शाकाहारी आते हैं। तो ये वाला कथन तो आपका गलत हो जाएगा। प्रथम पोषी स्तर में आपका शीर्ष मांसाहारी दिया गया था, तो ये भी आपका गलत आ जाएगा, क्योंकि जो आपके शीर्ष मांसाहारी आते हैं ये किस में आते हैं, तो ये आपके चतुर्थ पोषी स्तर पर आते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपका छोटे मांसाहारी जो है ये आपका द्वितीय पोषी स्तर पर आते हैं, तो ये भी आपका गलत दिया गया, क्योंकि आपके जो लघु मांसाहारी है ये आपके तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों ही कथन आपका गलत जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
एक आपका फिजिक्स से न्यूमेरिकल आया था कि अगर किसी कण का त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो है ये आपका 5 मीटर प्रति सेकंड है और टाइम यानी समय जो ये आपका 3 सेकंड है, तो उसका जो है वेग यानी वेलोसिटी जो वो ज्ञात करना था। तो देखिए इसका जो है सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी आप किस प्रकार से जो वो फाइंड कर सकते हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो आपका ये फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके जो है आप इजिली जो है इस न्यूमेरिकल को जो वो बना सकते हैं। तो देखिए काइनेमेटिक्स का ये वाला फॉर्मूला जो वो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा s इक्वल टू यू प्लस इस प्रकार का भी आपका कुछ फॉर्मूला होता है, हाफ ए टी स्क्वायर इस प्रकार का आपको कुछ फॉर्मूला होता है। तो ये सारे फॉर्मूले जो आप जरूर देख कर जाइएगा। निम्न में से कौन सी धातुएं जो है भाप के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन गर्म या ठंडे पानी के साथ जो है ये आपका अभिक्रिया जो वो नहीं करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा एक ऐसी धातु है जो कि भाप के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन गर्म या ठंडे पानी के साथ जो है ये अभिक्रिया जो वो नहीं करता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा ये सभी जो धातुएं हैं ना ये भाप के साथ अभिक्रिया करके जो है धातु ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन जो ये आपका बनाता है। इसके अलावा धातु और पानी के साथ उनकी अभिक्रियाओं के बारे में कुछ अगर अन्य बातों को जान ले जहां से आगे की शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम जो होता है ना ये गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं जो है ये ठंड पानी से तेजी से जो ये आपका अभिक्रिया करता है। कैल्शियम धातु जो है ना ये जल से अभिक्रिया करके जो है जल पर जो वो तैरता है। इसके अलावा लेड, तांबा, चांदी और सोना ये सभी जो धातुएं हैं ना ये पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया जो वो नहीं करती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फर्स्ट, यानी मस्तिष्क के किस भाग में जो है सर्वप्रथम सूचनाएं जो ये प्राप्त होती है। तो देखिए मस्तिष्क का जो आपका सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स होता है ना इसमें आपके सबसे पहले जो सूचनाएं जो वो प्राप्त होती है। तो देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जो है हिंदी में जो इसे सेरेब्लम जो है वो कहा जाता है। तो सेरेब्लम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि अवतल दर्पण की फोकल लंबाई जो है ये क्या होती है। तो देखिए अवतल दर्पण की जो फोकल लंबाई है ना ये आपका ऋणात्मक होता है यानी आपका निगेटिव होता है। तो अवतल दर्पण में आपका ऋणात्मक आपका करेक्ट आंसर होगा। और वहीं अगर उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए उत्तल दर्पण की जो फोकल लंबाई है ना ये आपका धनात्मक होता है यानी आपका पॉजिटिव होता है। इसके अलावा अगर उत्तल दर्पण की बात कर ले तो देखिए उत्तल दर्पण की जो फोकल लंबाई है ना ये भी आपका धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। और उत्तल दर्पण का तो मैंने आपको बता दिया कि धनात्मक ही होता है। तो यही आपसे जो वो पूछा गया था। तो अवतल दर्पण में ऋणात्मक आपका करेक्ट आंसर होगा और उत्तल दर्पण में धनात्मक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु हैज बिकेम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी हाल ही में भारत के जो है 51वें मुख्य न्यायाधीश जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में भारत के 51वें जो मुख्य न्यायाधीश है ना ये आपके जस्टिस श्री संजीव खन्ना को जो वो बनाया गया है। तो जस्टिस श्री संजीव खन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है ये कौन थे। तो देखिए 50वें जो मुख्य न्यायाधीश थे ना ये आपके डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। और भारत के अगर पहले मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ना ये आपके एच.जे. कानिया थे और जिनका पूरा नाम जो है पढ़ भी सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल है ना यानी एच.जे. कानिया का जो कार्यकाल है ना ये आपका 26/1/1950 यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर जो है 6 नवंबर 1951 तक जो है इनका जो वो कार्यकाल रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ए गेम ऑफ टू हाफ्स द स्टोरी ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये आपके ऋषभ रॉय के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ऋषभ रे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हु हैज बिकेम द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी 2023-24, यानी रणजी ट्रॉफी 2023-24 का जो है विजेता जो है ये कौन सा टीम जो वो रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023-24 का रणजी ट्रॉफी का जो विजेता है ना ये आपका मुंबई जो है ये रहा है।
तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। और मुंबई ने फाइनल में जो है ये किसको हराया था, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो देखिए मुंबई ने फाइनल में जो है ये विदर्भा को 169 रनों से हराकर जो इसका खिताब जो वो जीत लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले रणजी ट्रॉफी 2024 का जो फाइनल मैच है ये कहां पर खेला गया था, तो ये आपका वानखेड़े स्टेडियम में जो वो आपका खेला गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी का सबसे ज्यादा खिताब जो है ये किस टीम ने जीता है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी का जो सबसे अधिक बार जो खिताब है ना ये भी आपका मुंबई के द्वारा ही जो वो जीता गया है, जो कि आपका 42वां खिताब जो वो मुंबई के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले 2024 में जो आपका मुंबई रणजी ट्रॉफी विजेता बना है इसके कप्तान कौन रहे थे, तो ये आपके अजिंक्य रहाणे रहे थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले आपका रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत है ना ये आपका 1934 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका रणजी ट्रॉफी है ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये आपका बीसीसीआई के द्वारा जो ये आपका कंडक्ट जो वो करवाया जाता है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी का जो नाम है ना ये किसके नाम पर रखा गया, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इस टूर्नामेंट का जो नाम है ना ये भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटरों में से एक रणजीत सिंह जी के नाम पर जो है इसका नाम जो है वो रखा गया इस टूर्नामेंट का नाम। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका हिस्ट्री के बारे में। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 में रणजी ट्रॉफी के जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये किसे चुना गया था, तो देखिए इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ना ये आपके तनुष कोटियन को जो वो चुना गया था। जबकि फाइनल मैच में जो आपका प्लेयर ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है ये किसे मिला था, तो ये आपके मुशीर खान को जो है फाइनल मैच के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जो वो प्रदान किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी डीआरडीओ ने जो है कहां से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो वो किया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है। और डीआरडीओ ने जो है भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण है ना तो 16 नवंबर 2024 को जो है उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसका परीक्षण जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका उड़ीसा दिया गया था, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर द्वीप का नाम पूछ ले कि किस द्वीप से किया गया था, तो ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो वो किया गया था। इसके अलावा अगर इसकी खासियत की बात कर ले तो देखिए इस मिसाइल का जो खासियत है ना ये आपके 1500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने में जो ये आपका सक्षम है। और ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा जो है ये तेज गति से भी यात्रा जो वो कर सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल टाइप ऑफ कोलाइड, यानी इनमें से कौन जो है सोल टाइप ऑफ कोलाइड का जो है एक उदाहरण है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सोल होता क्या है। तो देखिए ए सोल इज ए कोलाइडल सस्पेंशन मेड आउट ऑफ ए टीनी सॉलिड पार्टिकल्स इन ए कंटिन्यूअस लिक्विड मीडियम, यानी सोल एक जो है कोलाइडल जो आपका कोलाइडल निलंबन होता है जो कि आपका निरंतर तरल माध्यम से छोटे ठोस कणों से जो ये आपका बना होता है। और अगर सोल के अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखिए ऑप्शन में आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो वो दिया गया था। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना ये आपका सोल का जो वो उदाहरण होता है, जिसमें अगर डिस्पर्स्ड जो फेज होता है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये आपका सॉलिड जो ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और डिस्पर्सन जो ये आपका लिक्विड को कहा जाता है। और जो आपका डिस्पर्सन मीडियम होता है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये आपका वाटर होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो ये आपका MgOS2 का होल ट्वाइस होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सोल के अगर अन्य एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ तो देखिए सोल में जो है आपके प्रोटोप्लाज्म आ जाते हैं, इसके अलावा जेल भी आ जाता है, स्टार्च भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, ब्लड भी आ जाता है। इसके अलावा पेंट एंड पिगमेंटेड इंक ये सभी जो होता है ना ये आपके सोल के उदाहरण है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ए कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड इट कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नन एज, यानी कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है और इसके घटकों को किस नामक तकनीक के द्वारा जो है वो अलग किया जा सकता है। तो देखिए ये जो आपके कोलाइड होते हैं ना इन्हें आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा जो है अलग जो वो किया जा सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, यानी निम्न में से कौन जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है।
तो देखिए अगर कनेक्टिव टिश्यूज की बात कर ले तो देखिए संयोजिक ऊतक एक प्रकार का ऊतक है जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं और संरचनाओं को जो वो जोड़ता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर ले कि कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है, तो देखिए इसमें आपके जो है ब्लड आ जाते हैं, बोन आ जाते हैं, कार्टिलेज आ जाता है, टेंडन्स आ जाता है, एडिपोज टिश्यूज आ जाता है, लिम्स और लिगामेंट्स, ये सभी जो होते हैं ना ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज के जो वो उदाहरण हो जाते हैं। तो इसमें आपका नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन में जो है आपका एक ट्रैकिड दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका ट्रैकिड है ना ये आपका कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो ये आपका किसका उदाहरण है, तो ये आपका प्लांट सेल में जो ये आपका पाया जाता है। और ये जो आपका जाइलम टिश्यू का उदाहरण है, ना कि आपका किसका, तो कनेक्टिव टिश्यूज का उदाहरण है। तो ट्रैकिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज कंट्राडिक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, व्हाट इज द फिनोमिनन कॉल्ड। यानी जब एक जीवित पौधे की कोशिका परागण के माध्यम से जो है पानी खो देती है तो कोशिका की सामग्री कोशिका जो है ये आपका भित्ति से दूर हो जाती है। और इस घटना को जो ये आपका क्या कहा जाता है, तो देखिए जब एक जीवित पौधे की कोशिका जो है परासरण के माध्यम से पानी खो देती है ना तो कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से ये आपका दूर हो जाता है। और इसी घटना को जो है ये आपका प्लाज्मोलिसिस जो है वो कहा जाता है। तो प्लाज्मोलिसिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि ए प्रिज्म हैज ए ट्रायंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर फेसेस, द एंगल बिटवीन द टू फेसेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड। यानी एक प्रिज्म का एक त्रिभुजाकार आधार होता है और आयताकार फलक के एक प्रिज्म के जो है दो फलकों के बीच को कोण को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए इनके बीच दो फलकों के बीच के कोण को जो है ये आपका प्रिज्म एंगल या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल जो वो कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड, यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के मध्य जो आपका एंगल होता है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर पूछ ले, यहाँ पर आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ना देकर जो है आपसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूछ लिया जाए तो इसे जो आपका ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अलावा अगर बात कर ले एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे कॉल्ड। यानी आपका जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के मध्य जो आपका दूरी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में अपने डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बढ़ाने के लिए जो है आदित्य नामक एक जिन AI स्वचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की शुरुआत जो है ये आपका किस बैंक के द्वारा जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अपने ग्राहकों के लिए पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए जो है ऑडियो वीडियो और चैट आधारित इंटरसेक्शन के माध्यम से 24/7 ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए जो है अदिति नाम से एक जिन AI संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर जो है ये पेज जो वो किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच केरला स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड इरिस इंडिया फर्स्ट AI टीचर इक्विप्ड विथ एन इंटेल प्रोसेसर। यानी किस केरल के स्कूल ने जो है आइरिस इंडिया का पहला AI टीचर पेश किया है जो कि आपका इंटेल प्रोसेसर लेंस है। तो देखिए ये जो आपका केरल के किस स्कूल में जो ये आपका पेश किया गया है, तो ये आपके केरल की तिरुवनंतपुरम के KTCT हायर जो सेकेंडरी स्कूल है ना यहाँ पर जो आपका पेश जो वो किया गया है। तो KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हाल ही में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को 2 संयुक्त पुरस्कार को वर्ष 2022 और 2023 के लिए जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और ये जो आपके संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार है ना ये किसके द्वारा जो वो प्रदान किए गए हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जो है ना ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो आपके प्रदान जो वो किए गए हैं। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वेयर मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज कंसंट्रेटेड बाय। यानी रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है ना ये आपका किसमें केंद्रित होता है।
तो देखिए रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है ना, ये आपका न्यूक्लियस यानी परमाणु के नाभिक में जो ये आपका केंद्रित होता है, तो न्यूक्लियस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन प्रयोग में जो है कौन सी किरणों का उपयोग किया था। तो देखिए रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए जो है सोने के पन्नी को जो वो चुना था, तो अल्फा किरण का प्रयोग किए थे। और किसका जो है ये प्रयोग किए थे, तो ये आपके सोने की पन्नी को जो वो चुने थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका फिजिक्स से न्यूमेरिकल आया था कि ए बॉडी इज मूविंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर कंप्लीट्स वन राउंड इन टी टाइम, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। यानी एक पिंड जो है त्रिज्या आर के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर घूम रहा है, तो टी समय में एक चक्कर पूरा करता है, तो इसका वेग जो वो क्या होगा। तो मान लीजिए कोई आपका जो है एक पिंड है जो कि आपका आर के एक वृत्ताकार ट्रैक से चारों ओर जो वो आपका घूम रहा है, ठीक है। तो टी समय में एक चक्कर जो वो पूरा करता है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो आपका डिस्टेंस बाई टाइम होता है। और डिस्टेंस हमारा कितना है, तो ये हमारा डिस्टेंस जो होगा ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2πr हो जाएगा। और हमारा टाइम तो टी ही रहेगा, यहाँ पर टी दिया गया है, तो हमारा जो स्पीड निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो 2πr/t निकल कर आ जाएगा। वही अगर हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, जो आपका टाइम टेकन लगता है वो आपका होता है, तो ये से आपका वेलोसिटी कहा जाता है। यानी अगर सिंपल बात में करें तो v इक्वल टू क्या होगा, तो d/t होगा। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो देखिए शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स को ही जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो वो कहा जाता है। तो देखिए मान लीजिए आपका एक सर्कुलर पाथ है और इसमें आपका यहाँ जो पूरा घूम के पूरा ही आ रहा है, तो ये जो हमारा क्या कितना डिस्टेंस होगा, तो ये तो हमारा 0 ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। उसके बाद टाइम टेकन आपका t दिया गया था, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो ऊपर आपका जब 0 है तो v भी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। तो v हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब आपका स्पीड क्वेश्चन में पूछता तो स्पीड जो होता है ना ये आपका 2πr/t होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 0 यानी शून्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, if a body moves some distance from point A and then returns back to point A in the opposite direction, its displacement will be। यानी अगर कोई पिंड बिंदु A के कुछ दूरी पर चलता है और फिर विपरीत दिशा में बिंदु A पर ही वापस लौट जाता है, तो इसका विस्थापन क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इसी को ही जो आपका डिस्प्लेसमेंट जो वो कहा जाता है। तो देखिए जब कोई पिंड A की कुछ दूरी पर चलता है और फिर आपका विपरीत दिशा में बिंदु A पर ही जो वापस लौट जाता है, तो आपका तो कोई आपका हुआ नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो आपका विस्थापन क्या होगा, तो ये आपका शून्य होगा, यानी आपका जो वो 0 होगा। तो 0 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता क्या है। तो देखिए किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी को ही जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन का जो है क्या कार्य होता है। तो देखिए इन्फ्लुएंस आवर हाइट एंड हेल्पिंग बिल्ड और आवर बोन्स एंड मसल्स, यानी वृद्धि हार्मोन की जो भूमिका है ना ये हमारे ऊंचाई को प्रभावित करना, हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण में जो ये आपका मदद करना होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी पौधे में जनन का जो महत्वपूर्ण भाग है ना ये कौन सा होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एज ए प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर कंटेंट्स, मेल फ्लावर पार्ट जो होता है ना ये आपका स्टेमेन होता है और फीमेल फ्लावर पार्ट जो होता है ये आपका पिस्टिल होता है। यानी पौधे के प्रजनन अंग के रूप में फूल में जो आपका नर जो फूल वाला भाग होता है ना ये आपका पुंकेसर होता है और मादा फूल वाला जो भाग होता है ना ये आपका स्त्री केसर होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आपका जो है एक आपका इस प्रकार से इक्वेशन जो वो दे दिया गया था, जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड को जो है ये आपका बैरियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो इसमें जो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें पूछा गया था कि ये जो आपका है ना ये किस प्रकार का रिएक्शन जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रिएक्शन आपको दिख रहा है ना ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होता ये क्यों है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जो ये हमारे जो आपके रिएक्टेंट्स है ना यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आयनों का आदान प्रदान जो वो किया जा रहा है और आपके आयनों के आदान प्रदान से जो है आपके दो नए प्रोडक्ट जो वो बनाए जा रहे हैं, इसलिए आपका जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो
होगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑर्गेनल इज नन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी किस कोशिकांग को जो है कोशिका का पावर हाउस जो वो कहा जाता है। तो देखिए कोशिका का पावर हाउस जो है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को जो वो कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना एक डबल झिल्ली सीमित भाग है जो कि आपका सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ये आपका पाया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए कोशिका की आत्मघाती जो थैली है ना ये लाइसोसोम को जो वो कहा जाता है। इसके अलावा प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये किसे कहा जाता है, तो देखिए प्रोटीन की जो फैक्ट्री है ना ये आपका राइबोसोम को जो वो कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन ए सेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इज डन बाय, यानी कोशिका में पदार्थों का जो परिवहन है ना ये किसके द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए कोशिका में पदार्थों का जो परिवहन है ना ये आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो वो किया जाता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी संरचना कैसी होती है, तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संरचना है ना एक आपका ट्यूब जैसा होता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2024 के जो है वायनाड भूस्खलन से आया था, एग्जैक्ट प्रश्न मुझे मिल नहीं पाया है। पूछा गया होगा कि ये जो आपका वायनाड भूस्खलन है ये कहाँ पर आया था या फिर किस डेट को आया था, ये प्रश्न पूछा गया होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 के वायनाड भूस्खलन जो है ये आपका एक श्रृंखला था जो कि आपका 30 जुलाई 2024 के जो है आपके भारत के केरल के वायनाड जिले के जो है वैथरी तालुक मेपाड़ी पंचायत के जो है पुंजरी मोटोम, इसके अलावा मुंडकई, चुरल माला और वेलारी माला गांव में जो है ये आपका भूस्खलन जो वो देखने को मिला था। और ये किस कारण से हुआ था, तो ये आपके भूस्खलन जो है ना ये आपके भारी बारिश के कारण हुआ था। तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम एनी पार्ट इन बाइनरी फिजन, यानी द्विव विभाजन जो है ये आपके किस प्रकार के जीव में जो है किसी भी भाग से जो ये आपका प्रजनन जो वो कर सकता है। तो देखिए अगर बाइनरी फिजन की बात कर ले यानी द्विव विभाजन की बात कर ले, तो देखिए द्विव विभाजन जो है ये आपका अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका होता है। इसमें एक कोशिका जो है दो संतति कोशिकाओं में जो ये आपके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा द्विव विभाजन या बाइनरी विखंडन के जरिए प्रजनन करने वाले जीवों की अगर मैं बात कर लूँ तो कौन कौन से होते हैं, तो बैक्टीरिया होता है, इसके अलावा अमीबा होता है, लिस्मैनिया होता है, आर्किया होता है, इसके अलावा यू बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी जो होता है ना ये आपके बाइनरी विखंडन के जरिए जो है ये आपके प्रजनन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में अमीबा भी दिया गया था और लिस्मैनिया भी दिया गया था, तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा फिर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द्विव विभाजन में किस प्रकार के जीव जो है ये किसी भी भाग से जो ये प्रजनन कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी भाग का जो वो पूछा गया है, तो किसी भी भाग से जो प्रजनन है ना ये अमीबा के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए अमीबा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक्सेलरेशन का जो वो फॉर्मूला पूछा गया था, तो देखिए त्वरण का जो फॉर्मूला होता है ना ये आपका क्या होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है। यानी जो आपका इसका अगर फॉर्मूले की बात कर ले तो ए इक्वल टू क्या होगा, तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो इस प्रकार से अगर ये ऑप्शन दिया गया तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा f इक्वल टू एम ए भी होता है, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, तो f बाई एम बी जो है ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो a इक्वल टू एफ बाई एम ये अगर फॉर्मूला दिया गया होगा तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एक्सेलरेशन के ऐसा यूनिट की बात कर ले तो ये जो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका मैथ से प्रश्न आया था कि द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज, यानी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षटभुज का जो क्षेत्रफल है ना ये कितना होगा। तो देखिए एरिया ऑफ हेक्सागोन को जो आपका क्या होगा, तो इससे जो आपका एरिया ऑफ 6 का इक्विलेटरल ट्रायंगल भी जो वो कहा जा सकता है। और ये जो आपका फॉर्मूला था इस फॉर्मूले पे पुट कर जब आपका 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षटभुज का जो क्षेत्रफल निकालोगे ना तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका 54/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक और मैं आपका मैथ्स का क्वेश्चन बच्चों द्वारा मिला था कि हाउ मेनी साइड्स डज ए पॉलीगॉन हैव विथ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 165, यानी अगर किसी बहुभुज का बाहरी कोण 165 डिग्री है तो उसमें जो आपकी कितनी भुजाएं होगी,
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है ना ये आपका 165 डिग्री है, तो प्रत्येक बाहरी कोण जो ये कितना होगा, तो ये आपका 15 डिग्री होना चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि आपका 180 डिग्री में जब आप 165 डिग्री घटाओगे तो कितना हमारा निकल कर आएगा, तो ये आपका 15 डिग्री जो वो निकल कर आएगा, इसलिए आपका 15 डिग्री होना चाहिए। चूंकि एक बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग जो ये कितना होता है, तो देखिए सभी बाहरी कोणों का जो योग है ना ये आपका 360 डिग्री होता है। इसलिए बाहरी कोण में आपका जो 15 डिग्री वाले इस नियमित बहुभुज में जो आवश्यक भुजाओं की जो संख्या होगी ना वो आपको 360 डिग्री से जो है आपको 15 डिग्री को जो वो डिवाइड कर देना होगा। और जब डिवाइड करोगे तो हमारा कितने भुजाएं आ जाएगी, तो ये हमारे 24 भुजाएं जो वो निकल कर आ जाएगा। यानी अगर बात कर ले तो अगर किसी बहुभुज का बाहरी कोण अगर 165 डिग्री है तो उसमें जो आपके 24 भुजाएं होगी, तो 24 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इफ द इंटरेस्ट रेट इज 20% देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल एट सिंपल इंटरेस्ट। यानी अगर ब्याज दर 20% है तो साधारण ब्याज पर कोई निश्चित धनराशि जो है ये कितने वर्ष में जो वो दुगनी हो जाएगी। तो देखिए अगर ब्याज दर 20% दिया गया है तो साधारण ब्याज पर कोई निश्चित धनराशि जो है ना ये 5 वर्षों में जो ये आपका दुगना हो जाएगा। तो 5 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, यानी पहली 10 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत जो है ये कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या होता क्या है। तो देखिए एक से आपका बड़ा होना चाहिए और वैसे संख्याएं जो कि आपका स्वयं से कटे उसे ही जो आपका प्राइम नंबर जो वो कहा जाता है। एक से बड़ा भी होना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए, उसे ही जो आपका प्राइम नंबर जो वो कहा जाता है। तो पहले अगर 10 अभाज्य संख्याओं की बात कर ले तो कौन कौन सा आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट जो आपका 10 प्राइम नंबर्स आएगा ना, एक तो आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा और 29 आएगा। ये जो हमारे 10 जो है वो प्राइम नंबर जो है वो निकल कर आ जाएंगे। तो हम लोग का यहाँ पर औसत कितना होता है ये पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो हम लोग प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद कितना आपका आ रहा है, तो 10 से जो वो डिवाइड कर देंगे। तो देखिए प्लस करने पर हमारा कितना आ रहा है, तो ये हमारा 129 आ रहा है और 129 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो हमारा जो एवरेज निकल कर आएगा ना वो 12.9 आ जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का जो एवरेज निकल कर आएगा यानी औसत जो निकल कर आएगा ना ये आपका 12.9 आएगा। तो 12.9 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 12 टू 39 डिविजिबल बाय 5, यानी 12 से 39 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का जो औसत है ना ये क्या होगा। तो देखिए 12 से 39 तक 5 से आपका विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन से हो जाएगी। तो एक तो आपका 15 होगा, 20 हो जाएगा, इसके अलावा 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यही आपके 12 से 39 तक 5 से आपके जो है वो विभाजित होंगे। तो यहाँ पर कितना संख्या दिया गया, तो 3 और 2 5 दिया गया, ठीक है। और इसको जब जोड़ोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आप इसको जोड़ लेना 125 आएगा। और यहाँ पर हमारा 5 संख्या है तो 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 25 आ जाएगा। यानी इसका जो औसत होगा ना वो 25 आ जाएगा। तो 25 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच इज द नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, यानी कौन सी गैर धातु जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में जो ये पाया जाता है। तो देखिए गैर धातु की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए ब्रोमीन एक ऐसा गैर धातु है जो कि कमरे के तापमान पर जो है ये आपका तरल अवस्था में जो ये पाया जाता है। तो ब्रोमीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ब्रोमीन की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका ब्रोमीन है ना ये आपके आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के जो है ये आपका समूह 17 का जो वो तत्व है। और देखिए समूह 17 को जो ये आपका किस ग्रुप से जाना जाता है, तो देखिए समूह 17 को जो है ये आपका हैलोजन ग्रुप के नाम से जो है इसे जाना जाता है। इसके अलावा अगर ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर की बात कर ले तो देखिए ब्रोमीन का जो परमाणु संख्या होता है ना ये आपका 35 होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तो आपका नॉन मेटल का पूछा गया था। जब आपसे क्वेश्चन में मेटल के बारे में पूछा जाए तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मरकरी यानी इसे हिंदी में जो आपका पारा बोला जाता है और पारा का जो सिंबल होता है ये आपका Hg होता है। और देखिए मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर जो है ये आपका तरल अवस्था में जो वो पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मरकरी के अगर गलनांक की बात कर ले तो देखिए मरकरी का जो गलनांक होता है ना ये आपका बहुत कम होता है जो कि आपका -39 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा ये जो आपका मरकरी है ना ये किस ब्लॉक का तत्व है, तो ये जो आपका डी ब्लॉक का तत्व है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का
43वां यूनेस्को विरासत स्थल जो कि आपका असम के मोइदम को जो है ये आपका जो है वो दर्ज किया गया है। और असम के मोइदम को जो है ये किस महीने में जो है यूनेस्को की सूची में जो इसे शामिल किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असम के मोइदम को जो है ये आपका यूनेस्को के द्वारा 26 जुलाई 2024 को इसे जो आपका विश्व धरोहर सूची में जो ये आपका शामिल किया गया है। तो जुलाई 2024 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका असम का जो मोइदम है ना ये क्या है? तो देखिए असम के मोइदम की बात कर ले तो ये जो आपका ताई आहोम के शाही परिवारों का जो ये आपका दफन स्थल है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे यहाँ पूछा गया था कि यूनेस्को के जो आपकी 46वीं जो विश्व धरोहर समिति का जो सत्र हुआ था ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर समिति का जो सत्र है ना ये आपके 21 से 31 जुलाई 2024 तक जो है ये आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले असम के 2 और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं और वो कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और सेकंड आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाइड्रोजन के जो है ये कितने आइसोटोप होते हैं? तो देखिए हाइड्रोजन के जो आपके 3 आइसोटोप होते हैं और वो 3 आइसोटोप कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एक आपका प्रोटियम होता है, सेकंड आपका ड्यूटेरियम होता है और थर्ड जो होता है ये आपका ट्रीटियम होता है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि 2024 में भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने जो है शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये जो आपका 2024 का जो शतरंज ओलंपियाड है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 में शतरंज ओलंपियाड का 45वां जो संस्करण है ना ये आपके हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जो ये आपका आयोजित जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका हंगरी दिया गया था तो हंगरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 46वें संस्करण की बात कर ले तो देखिए अगला यानी जो 46वां जो फीडे शतरंज ओलंपियाड जो कि आपका 2026 में होगा और ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है इसका आयोजन जो वो किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक विजेताओं की बात कर ले जहां से आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए बोर्ड 1 के जो विजेता रहे थे ना स्वर्ण पदक जो जीते थे ये आपके डी गुकेश ने जो वो स्वर्ण पदक जीते थे। इसके अलावा अगर ओपन बोर्ड 2 की बात कर ले तो देखिए ओपन बोर्ड 2 में जो है ये आपके भारत के अर्जुन एरिगेशी ने जो है ये स्वर्ण पदक जो वो जीते थे। वहीं अगर महिलाओं में बात कर ले तो देखिए महिलाओं में बोर्ड 3 में जो है ये आपके दिव्या देशमुख ने जो ये स्वर्ण पदक जो वो जीती थी। वहीं अगर महिला के बोर्ड 4 की बात कर ले तो इसमें भारत के वंतिका अग्रवाल ने जो है ये स्वर्ण पदक जो वो जीती थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि शतरंज ओलंपियाड में ओपन पुरुष वर्ग के विजेता टीम को जो है ये कौन सा कप जो वो दिया जाता है? तो देखिए पुरुष वर्ग में विजेता टीम को जो है ये आपका हैमिल्टन रसेल कप जो वो दिया जाता है। वहीं अगर महिलाओं की बात कर ले तो देखिए इसमें महिलाओं वर्ग की विजेता टीम को जो है ये आपका वेरा मेंचिक कप जो वो दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि आप मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीते हैं जो कि आपका एक बायोडिग्रेडेबल है और अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा कुल्हड़ बनने लगेंगे तो इससे जो आपका क्या नुकसान होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर अगर मिट्टी के कुल्हड़ बनने से जो है क्या होगा कि उपजाऊ मिट्टी की जो ऊपरी परत है ना ये आपका नष्ट होने लगेगा। क्योंकि कुल्हड़ बनाने के लिए मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का इस्तेमाल जो वो किया जाता है जिसमें मिट्टी की इस उपजाऊ ऊपरी परत का जो क्षरण है ना वो आपका हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में कौन सी भारतीय महिला ने जो है 2 स्वर्ण पदक जो वो जीती थी? तो देखिए 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में जो है अवनी लेखरा ने जो है आपके 2 स्वर्ण पदक जो वो जीती थी। तो अवनी लेखरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये किस वर्ग में जीती थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उन्होंने महिलाओं के जो है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग स्पर्धा में जो है इन्होंने जो वो स्वर्ण पदक जो वो जीती थी। तो ये पॉइंट भी आपको
ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2024 के पेरिस पैरालंपिक में भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए थे और भारत पदक तालिका में जो है ये कौन से स्थान पर रहा था। तो देखिए भारत के द्वारा जो है आपके टोटल 29 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें आपके 7 स्वर्ण पदक, 9 जो ये आपका सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता गया था और 13 जो था आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो वो जीता गया था। वहीं भारत पदक तालिका में जो है ये आपके 18वें पायदान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका पैरा ओलंपिक के बारे में। अगर आपसे ओलंपिक के बारे में पूछा जाए तो देखिए 2024 का जो ओलंपिक हुआ था ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था और इसमें भारत के तरफ से आपका जो 2 कांस्य पदक है ना ये किसके द्वारा जीता गया था, तो ये आपके मनु भाकर के द्वारा जो वो जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2035 तक खुद को शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए जो है कंपनी परिवहनों में किस ईंधन इस्तेमाल को जो वो प्रोत्साहित करेगी। तो देखिए इसके लिए कंपनी जो है आपके स्वच्छ बिजली और हाइड्रोजन के इस्तेमाल को जो ये आपका प्रोत्साहित जो वो करेगी। तो ऑप्शन में आपका स्वच्छ बिजली और हाइड्रोजन जो वो दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है पाया जाने वाला धातु कौन सी है। तो देखिए पृथ्वी की क्रस्ट में आपका सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अगर धातु की बात कर ले तो देखिए सबसे ज्यादा तो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो ये आपका 47% पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपका ऑक्सीजन नहीं दिया गया था। सेकंड जो आपका सबसे जो आपका पाया जाता है धातु, ये आपका सिलिकॉन धातु जो वो पाया जाता है। तो यहाँ पर सिलिकॉन भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो सिलिकॉन जो ये आपका 28% पाया जाता है। ऑप्शन में आपका एल्यूमिनियम दिया गया था। तो देखिए एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी की क्रस्ट में आपके तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो धातु है ना ये आपका एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ऑक्सीजन तो गैस हो गया, ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑप्शन में दिया गया था, तो एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आयरन जो आपका 5% पाया जाता है, कैल्शियम आपका 3.60% पाया जाता है। आप ये क्रम जो वो नीचे से देख सकते हैं कि कितने परसेंट जो है आपके पाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑप्शन में दिया गया एल्यूमिनियम, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस यानी परमाणु नाभिक की जो खोज है ना ये किसने की थी। तो देखिए परमाणु नाभिक की जो खोज है ना ये आपके 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो वो किया गया था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विज्ञान से खोज से जुड़े कुछ और अगर अन्य सवाल को देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रकाश बल्ब का जो आविष्कार है ये किसने किया था। तो ये आपके थॉमस एडिसन के द्वारा 1878 में जो है प्रकाश बल्ब का आविष्कार जो वो किया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत ये जो आपका किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए सापेक्षता का जो सिद्धांत है ना ये आपका अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो वो दिया गया था। पेंसिलिन की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेंसिलिन की खोज की थी। ट्रिपल डब्ल्यू का अगर पूछा जाए तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेव का जो आविष्कार है ना ये आपके ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है 1989 में जो है इसका आविष्कार जो वो किया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ले आइंस्टीनियम की जो खोज है ये कब हुआ था। तो देखिए आइंस्टीनियम की जो खोज है ना ये आपके 1952 में पहले हाइड्रोजन बम विस्फोट के मलबे के एक घटक के रूप में जो वो किया गया था। क्वांटम सिद्धांत की जो शुरुआत है ये किसने की थी। तो देखिए क्वांटम सिद्धांत की जो शुरुआत है ना ये आपके मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत की शुरुआत जो वो किए थे। टेलीस्कोप का आविष्कार ये जो है किसने किया था। तो देखिए गैलीलियो गैलीली के द्वारा जो है टेलीस्कोप का आविष्कार जो वो किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये जो है किसने खोजा था। तो देखिए सर आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम को जो वो खोजे थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस की जो है फोकस लंबाई क्या होती है। तो देखिए अगर सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस की बात कर ले यानी अगर कनकेव लेंस की बात कर ले तो देखिए कनकेव लेंस की जो फोकस लंबाई है ना ये आपका ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है। तो अवतल लेंस वाला में ऋणात्मक आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर कन्वेक्स लेंस की बात कर ले यानी उत्तल लेंस की जो फोकस लंबाई है ना ये आपका धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। तो आपके उत्तल लेंस में पॉजिटिव आपका करेक्ट आंसर होगा और अवतल लेंस में आपका निगेटिव जो वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले उत्तल लेंस को जो है ये आपका अभिसारी लेंस भी जो वो कहा जाता है और अवतल लेंस को जो है ये आपका अपसारी लेंस भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा उत्तल लेंस का जो इस्तेमाल है ना ये दूरदृष्टि की समस्या को ठीक करने के लिए जो वो किया जाता है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि दूरदृष्टि की दोष को दूर करने के लिए जो है किस लेंस का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। तो ये आपका उत्तल लेंस का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। वहीं
वहीं अगर निकट दृष्टि दोष की अगर बात कर ले तो देखिए निकट दृष्टि की समस्या को ठीक करने के लिए जो है ये आपका अवतल लेंस का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को 1 नवंबर 2024 से जो है किस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वो बनाया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को 1 नवंबर 2024 से बंधन बैंक का जो है आपका एमडी और सीईओ जो वो बनाया गया है। तो बंधन बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिव अरेंजमेंट विच मेटल केम फर्स्ट यानी प्रतिक्रियाशील धातु में जो है आपका सबसे पहले जो कौन सा तत्व आता है। और मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन जो दिए गए थे ना वो आपके 2 पेयर में दिए गए थे। तो देखिए जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है ना ये आपका पोटेशियम आपका होता है, सेकेंड आपका जो वो सोडियम होता है, थर्ड आपका लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर आपका स्ट्रोंटियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद आपका मैग्नीशियम होता है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम होता है, इसके बाद आपका मैंगनीज होता है, इसके बाद आपका जिंक होता है, उसके बाद आपका क्रोमियम होता है, उसके बाद आपका आयरन, फिर आपका कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, इसके अलावा हाइड्रोजन, इसके बाद एंटीमनी होता है, बिस्मथ होता है, इसके बाद आपका कॉपर होता है, फिर मरकरी होता है, फिर आपका सिल्वर होता है, फिर आपका गोल्ड होता है, फिर आपका प्लेटिनम होता है। तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना वो घटते जाता है, यानी जो सबसे ऊपर वाला जो तत्व है ये आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ऑप्शन में आपका पोटासियम और सोडियम ये जो आपका 2 पेयर में दिया गया था तो पोटासियम और सोडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है तो ये आपका प्लेटिनम होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि फूल का कौन सा भाग जो है ये आपका फल में बदलता है। तो देखिए फूल का जो ये आपका ओवरी यानी जो अंडाशय भाग होता है ना ये आपका फल में बदलता है और किसके बाद तो ये आपका निषेचन के बाद जो ये आपका फल में विकसित होता है। तो अंडाशय आपका करेक्ट आंसर होगा। वही एग्जाम में पूछा जाए कि फूल का कौन सा भाग जो है ये बीज बनाता है। तो देखिए फूल का जो बीजांड भाग होता है ना ये आपका बीज बनाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि इन ह्यूमंस द पार्ट दैट कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर इज यानी मनुष्य में वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाला भाग जो है ये कौन सा होता है। तो देखिए मनुष्य में वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाला जो भाग होता है ना इसे आपका यूरेट्रस यानी मूत्र नालिका या फिर मूत्र वाहिनी जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका मूत्र वाहिनी दिया गया था तो मूत्र वाहिनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जो है ये किस प्रकार से जो वो दर्शाया जाता है। तो देखिए किसी भी तत्व के एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान को जो है ये आपका AMU से जो वो दर्शाया जाता है। तो AMU आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका परमाणु द्रव्यमान के बारे में। अगर आपसे एटॉमिक नंबर यानी अगर आपको बात कर ले परमाणु संख्या की बात कर ले तो देखिए परमाणु किसी भी तत्व के परमाणु संख्या को जो है ये आपका Z से जो वो दर्शाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि एक AMU इक्वल टू कितना किग्रा होता है। तो देखिए एक AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर वाशिंग सोडा यानी धावन सोडा का जो है ये आपका रासायनिक सूत्र जो वो पूछा गया था। तो देखिए धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना ये आपका Na2CO3.10H2O होता है और इसे जो आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो वो कहा जाता है। तो Na2CO3.10H2O आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका वाशिंग सोडा का फॉर्मूला। अगर आपसे जो है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ ले तो देखिए खाने वाला सोडा का जो फॉर्मूला होता है ना ये आपका NaHCO3 होता है और इसे जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि थ्रू विच टिश्यू डू वाटर एंड मिनरल्स रीच द लिप्स इन प्लांट्स यानी पौधे में पानी और खनिज जो है ये किस ऊतक के जरिए पत्तियों तक जो ये पहुंचता है। तो देखिए पौधे में पानी और खनिज जो है ना ये आपका जाइलम टिश्यू यानी जाइलम ऊतक के द्वारा जो है ये आपका पत्तियों तक जो वो पहुंचता है। तो जाइलम ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर फ्लोएम की बात कर ले तो देखिए पत्तियों द्वारा उत्पादित भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है ना ये फ्लोएम करता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पत्तियों द्वारा उत्पादित भोजन को पौधे के अन्य भागों तक ये जो है किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, किस ऊतक के द्वारा, तो ये आपका फ्लोएम ऊतक के द्वारा जो ये आपका पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी सतही क्षेत्रफल में वृद्धि का वाष्पीकरण की दर पर जो है ये क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सतही क्षेत्रफल में वृद्धि का वाष्पीकरण की दर पर जो है ये आपका इंक्रीज करता है यानी बढ़ता है, तो इंक्रीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इफ ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू देन बोन इज व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू, यानी यदि रक्त संयोजी ऊतक है तो हड्डी जो ये आपका किस प्रकार का ऊतक होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो रक्त होता है ये आपका संयोजी ऊतक होता है, उसी प्रकार जो आपका हड्डी होता है ना ये भी आपका एक संयोजी ऊतक ही होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि जब कोई मोटर वाहन अचानक बाएं मुड़ता है तो अंदर बैठे व्यक्ति का जो सिर है ना ये किधर मुड़ जाएगा। तो देखिए जब भी कोई मोटर वाहन या फिर कोई गाड़ी अचानक बाएं मुड़ता है तो अंदर बैठे व्यक्ति का जो सिर है ना ये आपका दाहिने की ओर जो वो मुड़ जाएगा, तो राइट टर्न्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि किसी तेज गति से चलने वाले वाहन को अचानक रोक दिया जाए तो उसमें बैठा व्यक्ति जो वो आगे की ओर गिर जाता है, तो ये किस कारण से जो वो आगे की ओर गिर जाता है। तो ये जो आपका गति के जड़त्व के नियम के कारण, यानी जिसे आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी जो वो कहा जाता है, और न्यूटन के फर्स्ट नियम को ही जो है ये आपका जड़त्व का नियम भी जो वो कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है ना ये कैसा बनेगा। तो देखिए जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो देखिए प्रतिबिंब जो है ना ये आपका आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, तो आभासी, सीधा और बड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो कि मुझे अस्पष्ट द्वारा बच्चों द्वारा ही मिले थे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस जो वो कर देता हूं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा फेस्टिवल जो है, समथिंग आपका कुछ इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल पूछा गया था कि किस महीने में आपका फेस्टिवल जो वो मनाया जाता है, या फिर इससे क्या प्रश्न आया था वो जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा आपका एक न्यूमेरिकल भी आया था जो कि आपका यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टेंस वाला आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था, जिसमें आपका 10 वोल्ट और पैरेलल रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम और 8 ओम जो आपका दिया गया था। इसमें आपको करंट और रेजिस्टेंस जो वो फाइंड करना था। तो देखिए पैरेलल रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला मैं पहले भी बता दिया था, 1R इक्वल टू क्या होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जो आपका पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। जब आपका सीरीज में रहे तो सीरीज का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका क्या होता है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से जो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा V इक्वल टू IR, ये जो आपका इस फॉर्मूले पे पुट करके जो है आप इजीली जो उससे सॉल्व जो वो कर सकते थे। इसके अलावा एक आपका जो है 1000 वोल्ट एंड 4 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिक कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, इस प्रकार से भी जो है ये आपका पूरा प्रश्न नहीं था। इस जो भी बच्चे को ये पूरा प्रश्न याद है तो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। फिर एक आपका जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो आपका फिर से एक आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। R1 इक्वल टू आपका 2 दे दिया गया था, R2 आपका 3 दे दिया गया था, R3 आपका 6 दे दिया गया था, और ये आपका जो पूछा था कि 10 एम्पियर जो आपका करंट भी जो था वो 10 एम्पियर जो वो गिवन था। तो इसमें आपसे पूछा गया था, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो वो दिए गए थे, तो इसमें क्या पूछा गया था आप कमेंट करके जो है बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में जो आपका nth जो है ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम 0 डिग्री टू 45 डिग्री में कौन सा होगा। ऑप्शन आपका इस प्रकार से था cos 36 प्लस sin 54 डिग्री, इस प्रकार से आपके ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये भी प्रश्न जो आप पूरा कमेंट करके बता दीजिएगा। एक आपका मैथ से आया था कि हाइट ऑफ सिलेंडर एंड बेस ऑफ रेडियस इज गिवन इन रेशियो 3:4 एंड वॉल्यूम वाज आल्सो गिवन, फाइंड द ग्रेटेस्ट साइड, इस प्रकार से आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या दिया गया था और हाइट क्या दे दिया गया था, ये भी जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जब आपको ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको इंक्लूड कर लूंगा। इसके अलावा एक आपका मैथ से आया था कि A एंड B टुगेदर फिल 100 लीटर ऑफ वाटर इन टैंक एंड 5 and 6 आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड 1800 लीटर ऑफ टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मैनी आवर्स।
इसी प्रकार एक और आपका क्वेश्चन आया था कि इसमें ए बी का रेशियो दे दिया गया था 7:5 जो वो दे दिया गया था और इसका गिवन डिफरेंस ऑफ रेशियो जो है ये आपका 360 जो वो दे दिया गया था। फाइंड हायर वन वैल्यू, मतलब 7 का जो वो निकालने का जो वो पूछा गया था, यानी हायर वैल्यू तो आपका 7 ही दिया गया है, तो 7 का वैल्यू जो वो निकालने के लिए जो वो पूछा गया था। इसके अलावा टाइम एंड वर्क से भी जो आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था, जैसे कि ए एंड बी किसी काम को जो है 4 घंटा में ए एंड बी जो है किसी को जो है ये 4 घंटा में भरते हैं, यानी टंकी को भरते हैं, और ये जो बी है ना ये अकेले भरने में ए से 6 घंटा ज़्यादा लेता है, तो ए अकेले जो है ये कितना घंटा लेगा। इस प्रकार से आपका टाइम एंड वर्क से जो वो प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा बजट से जो आपके 2 प्रश्न जो आज आपसे पूछे गए थे, एक ये भी प्रश्न मुझे एग्जैक्ट पता नहीं मिल पाया है कि बजट 2023-24 में टोटल कितने लक्ष्यों में रखा गया है, इस प्रकार से आपका कुछ था, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है इसका जो आंसर होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। तो 9 जिसने भी लगा उनका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात कर ले तो केमिस्ट्री में जो है आपका 4 रिएक्शन जो वो दे दिया गया था और बोला गया था कि इनमें से कौन सा जो है आपका ऑक्सीडेशन जो वो नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर ले तो देखिए जिसमें परमाणु या आयनों के बीच इलेक्ट्रॉनों या ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है उसे ही तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो वो कहा जाता है। तो बच्चों द्वारा एक ऑप्शन मुझे मिल पाया था कि Mg+O2 इक्वल टू Mg+, इस प्रकार से आप MgO2 है वो दिया गया था, तो इसमें तो आपका ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये तो आपका ऑक्सीडेशन जो वो होगा। इसके अलावा Ca+O2 इक्वल टू CaO दिया गया था, तो इसमें भी आपका ऑक्सीजन का जो वो आदान प्रदान हो रहा है, तो इसमें भी जो आपका ऑक्सीडेशन जो है वो हो रहा है, तो ये तो 2 आपके आंसर नहीं होंगे। इसके अलावा एक आपका बिना O2 वाला भी था, तो देखिए बिना O2 वाला जिस भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वही आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। यानी Na और क्लोरीन करके आपका एक ऑप्शन दिया गया और सोडियम और क्लोरीन का ऑप्शन दिया गया था, तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा ये पूछा गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट से भी जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि 5.5% एंड 6.5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट जो है ये 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा, जहाँ पे प्रिंसिपल जो आपका दिया गया था ये आपका 64,000 जो वो दिया गया था, और जिसका आंसर जो है समथिंग आपका 94,200 जो वो निकल कर आ रहा था। तो एग्जैक्टली यही प्रश्न था, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और आंसर भी शायद आपका यही आ रहा था। इसके अलावा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल जो आपका एक प्रकार का आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो है आपका इस प्रकार से जो वो प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा यहाँ पर आपका ट्रेन से भी जो प्रश्न पूछा गया था कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो आपका विदाउट स्टॉपेज एंड 36 किलोमीटर पर आवर विथ स्टॉपेज, फाइंड हाउ मैनी मिनट्स ट्रेन स्टॉप इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में जो है आपका ट्रेन जो है ये कहाँ कितने मिनट में जो वो आपका रुकेगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। हाँ देखिए एक और आपका बजट से मैंने बताया था कि आपका पूछा गया था कि 2023-24 में स्कूल पार्टिसिपेशन कितने % इंक्रीज होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो बच्चों ने पूरा बता दिया, लेकिन पूरा एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये भी जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा रीजनिंग में भी जो आपका एक प्रश्न बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था कि रीजनिंग में आपका 33, 41, 57, 89, 153 और नेक्स्ट जो आपका नंबर था वो पूछा गया था कि अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि पहले आपका 33, 8 आपका जो वो प्लस हो रहा है, 41 और फिर आपका कितना बढ़ रहा है, तो ये आपका 16 बढ़ रहा है, फिर आपका कितना बढ़ रहा है, तो ये आपका 32 बढ़ रहा है, फिर आपका 64 बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से आपका बढ़ रहा है। तो यानी 8, 16 उसके बाद आपका 16 दूनी 32, 32 का दुगना 64, 64 का दुगना क्या होगा, तो 128 होगा। तो यानी 153 में 128 जब जोड़ोगे तो ये हमारा निकल कर कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 281 जो वो निकल कर आ जाएगा। तो 281 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। इसके बाद आपका एक पूछा गया था कि हाइट ऑफ सिलेंडर एंड बेस ऑफ ए रेडियस इज गिवन, ये तो मैंने आपको बता दी कि इस प्रकार से आपका वॉल्यूम और जो क्या दिया गया था एग्जैक्ट आप क्वेश्चन जो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी जो है मैंने आपको बता दिया है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह आपको PDF अगर पाना है या फिर आपका एग्जाम होता है तो आप क्वेश्चन जरूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आगे वाले बच्चों को भी जो वो हेल्प हो सके। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।